एनसीईआरटी पुस्तक का कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हम लोग इस अध्याय की समीक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। उसी से जो आपके पुस्तक का क्वेश्चन आंसर है सब इसी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फसल चक्र क्या होता है तो आपको यही बताना है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं इन्हें हम फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। तो कृषि पद्धति के बारे में अगर पूछेगा तो आपको यही सब पॉइंट लिखना है। आगे देखते हैं, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछता है जो जैविक खाद बनाना होता है तो जिसमें अपशिष्ट रहते हैं उनका अपघटन किस माध्यम से होता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसको ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यानी अगले पॉइंट पे। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर आप एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं खेतों में तो उस खेत की पोषक जो तत्व होंगे उनमें कमी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि ये सब क्या है, उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है उर्वरक और खाद में क्या अंतर है तो ध्यान में रखेंगे, जो उर्वरक होते हैं हमारे फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और जो खाद होता है वो हमारा जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण कर देता है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन कर देता है, जिससे नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेकर के नाइट्रेट के रूप में लेने लगते हैं पेड़ पौधे। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, मोटर, चेन, पंप, ढेकली और रहट ये सभी क्या है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, यानी कि ये शुरुआत से चले आ रहे हैं। आगे देखते हैं, खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आपकी मिट्टी यानी खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगी तो उसमें मिट्टी में क्या होगी, जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुएँ, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि क्या है, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पूछा भी गया कई बार, तो ध्यान में रखेंगे, जो फसलों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहेंगे। अगला पॉइंट है, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को क्या कहते हैं, पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर या थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसको हम
कंबाइन मशीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीड़कनाशी के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब यहाँ से आपका शुरुआत होता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पे आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जिसमें दे रखा है पहला पॉइंट, उचित शब्द छांट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे उचित शब्द क्या हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी, इन्हीं को यहाँ पे खाली स्थान में भरना होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, पॉइंट नंबर का है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फसल। क्या लिखेंगे, फसल कहते हैं। पहला पॉइंट में फसल हो गया। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो मिट्टी की क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे तैयारी होती है। अगला पॉइंट है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं जल की सतह पे वो तैरने लगते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या हमको चाहिए होता है, मिट्टी से हमें जल चाहिए होता है और जल के साथ साथ पोषक तत्व भी चाहिए होता है। ठीक है, जल के साथ मिट्टी, जो मिट्टी होती है वो जल लाती है अपने साथ और उसके साथ साथ पोषक तत्व को भी लाती है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दे भी रखा था आपको, यहाँ पे फसल लिखना था पहले में, दूसरे में तैयारी, तीसरे में तैरने और चौथे में जल एवं पोषक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका, कॉलम 1 का कॉलम बी से मिलान करना है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कॉलम ए में पहला है कि खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और चौथा है कार्बनिक खाद। तो खरीफ की फसल की बात करते हैं तो जो आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसको हम कहते हैं खरीफ की फसल। इसके अंतर्गत धान आता है आपका, मक्का है, बाजरा है, सब आता है। रबी की फसल की बात करते हैं, अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है और जबकि इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें आपका गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक और रासायनिक उर्वरक आपको पता है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और कार्बनिक खाद को हम जैविक विधि द्वारा बनाते हैं। इसी का आगे देखते हैं, जैसे कि अगर हम रबी की फसल की मिलान करते हैं तो रबी की फसल के लिए आ जाएगा आपका गेहूँ, चना और मटर। अगर हम धान की फसल की बात करते हैं तो इसमें यानी खरीफ की फसल आ जाएगी, इसमें हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा धान एवं मक्का। रासायनिक यूरिया की बात करते हैं, रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो यूरिया एवं फास्फेट हो जाएगा। कार्बनिक खाद की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सब कार्बनिक खाद के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका मिलान कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मिलान करके दिखाया भी गया है, जिसको आप इस माध्यम से कर लिए। खरीफ के फसल के अंतर्गत धान, रबी में गेहूँ, चना, रासायनिक उर्वरक में यूरिया एवं सुपरफास्ट और कार्बनिक खाद में पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष ये होंगे। और ये मवेशियों का चारा आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल के 2 उदाहरण बताने हैं और रबी के 2 उदाहरण बताने हैं। तभी आपने ऊपर देख भी लिया था। फिलहाल आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। खरीफ के फसल के अंतर्गत आपके 2 फसल हो जाती हैं, गेहूँ और चना लिख लीजिएगा, मटर भी लिख सकते हैं। रबी के फसल के अंतर्गत आप लिख लीजिएगा धान एवं मक्का। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में से एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, बुवाई कैसे की जाती है, निराई कैसे की जाती है और थ्रेशरिंग क्या होता है, इस सब पे एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो आइए इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट आपको देखना है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या है, मिट्टी तैयार करना कृषि प्रक्रिया की पहली प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जुताई की जाती है। यहाँ पे जुताई लिख लीजिएगा, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और
पोला किया जाता है, यानी पोला का मतलब होता है पाटा लगाना, उसको प्लेन किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब सेकंड पॉइंट था आपका बुआई। बुआई में देखेंगे तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती हैं और स्वच्छ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निराई। निराई में आपको लिखना है कि जो हमारे खरपतवारों को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, खुरपी जैसे कि कृषि औजारों को उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित जो पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और थ्रेशरिंग की अगर बात करते हैं तो थ्रेशरिंग ये क्या होती है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशरिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशरिंग के बाद बीजों को हम क्या करते हैं, सुरक्षित करके भंडारण कर लिया जाता है, यानी कि सुरक्षित करके उसको हम भंडारित कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 5वां है। 5वें प्रश्न में पूछ रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक खाद किस प्रकार से भिन्न है, आपको स्पष्ट करना है, यानी बताना है खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो अभी हमने पहले ही बता दिया था। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला यही बन गया आपका प्रश्न। और इसमें खाद में देखेंगे खाद क्या होता है, एक जैविक पदार्थ होता है, जबकि हमारा उर्वरक क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है। अगर हम खाद की बात करते हैं तो यह एक अपशिष्टों को मिट्टी में दबा करके बनाया जाता है। जो खाद हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे अपशिष्ट होते हैं उसको मिट्टी में हम दबा देते हैं, जिससे खाद बनके तैयार हो जाती है। जबकि उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो खाद हमारा होता है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उर्वरक की बात करते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, प्रश्न नंबर 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं, उत्तर में लिखते हैं हम लोग, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला क्या है कि नहर, दूसरा है कुआं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। अगर मान लीजिए क्योंकि आपका गेहूं रबी की फसल है, अगर इसको हम खरीफ के समय में उगा दें तो क्या होगा, इस पर आपको चर्चा करना है। उत्तर में लिखेंगे, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो इसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। तो ध्यान में रखेंगे, जो फसल चक्र होता है उसी के अनुसार फसल को उगाना चाहिए। अगर आप फसल चक्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनके लिए ना तो मौसम अनुकूल मिलेगा, ना तो ताप मिलेगा, ना तो आर्द्रता मिलेगी, और फसल उपयुक्त भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता जो होती है कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म की फसल या पौधे उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप लगातार फसल उगा रहे हैं तो आपके खेत की यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो कम हो जाएगी। इसको अगर आप इस समस्या से निदान पाना चाहते हैं तो क्या करिए, फसल चक्रण करिए, या तो खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दीजिए, जिससे ऑटोमेटिक अपने आप या सही हो जाएगी, यानी कि इसमें जो पोषक तत्व की कमी होगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है।
तो ध्यान में रखेंगे या उस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों की हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। पहला तो आप निराई कर दीजिए और दूसरा है कि जो मतलब पीड़कनाशी होते हैं या खरपतवार नाशी होते हैं उन दवाओं का प्रयोग करके इनको हम हटा सकते हैं। अब अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न और यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पे हैं। फसल किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या होंगे? गेहूं ही होंगे। अगला प्रश्न है किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धति कौन कौन सी है? तो उत्तर में लिखेंगे किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ निम्न हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, उसके बाद सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे खरपतवार से सुरक्षा किया जाता है, उसके बाद कटाई की जाती है और लास्ट में भंडारण किया जाता है। तो इस प्रकार से 7 पॉइंट है। कभी कभी यही पॉइंट आपको मिलान यानी कि एक क्रम में लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जुताई किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अगला प्रश्न है खाद एवं उर्वरक क्या है? उत्तर में लिखेंगे वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग से क्या फ़ायदे हैं? उत्तर में लिखेंगे यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। पहला तो क्या है? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके उपयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानि होती है? तो उत्तर में लिखेंगे खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी अगला प्रश्न है 3 उर्वरकों के नाम लिखिए। इसमें लिखेंगे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, ये सब आपके उर्वरक होते हैं। NPK के नाम से भी आप जान सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये सब तीनों आपके उर्वरक ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगला प्रश्न है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो ध्यान में रखेंगे जो खाद हमारा होता है और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर होता है। तो ध्यान में रखेंगे पहला पॉइंट क्या है? अभी इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। खाद क्या होता है? एक जैविक पदार्थ होता है, जबकि ये रासायनिक होता है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि ये मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं? शक्ति को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये किसान के मित्र होते हैं केंचुए। अगला पॉइंट है कल्टीवेटर किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है। अगला प्रश्न है फसल चक्रण क्या है? उत्तर में लिखेंगे फसलों को अदल बदल करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। अगला प्रश्न है सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? मोटर, चेन पंप, ढेकली और रहट।
ये सब क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाद के लाभ लिखिए। खाद से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो उत्तर में लिखेंगे। पहला पॉइंट है इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, यानी कि वो आसानी से टूट जाती है। अगला पॉइंट है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जो केंचुए होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है खाद अगर हम उपयोग करेंगे तो। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जो मिट्टी का गठन होता है वो जैविक खाद से सुधर जाता है, यानी उससे जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो जैसे कि कुएँ से सिंचाई होती है, जलकूप से, तालाब या झील से, नदियों से, बांध से और नहरों से आदि से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है पॉइंट छिड़काव तंत्र, यानी स्प्रिंकल विधि इसको कहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और दूसरा आपका ड्रिप इरिगेशन होता है, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई इसको हिंदी में कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है तथा इसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं, यानी ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे, आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की जो होते हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो सोख लिए जाते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए एक ही फसल को आप बार बार एक ही खेत में मत उगाइएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है उर्वरक किसे कहते हैं, किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। तो मिट्टी में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, जैसे कि यूरिया और फास्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं, तो पीड़कनाशी फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को हम पीड़कनाशी कहते हैं। अगला पॉइंट है खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं, तो उत्तर लिखेंगे खरपतवारों को हम दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला तो निराई द्वारा, दूसरा है पीड़कनाशी यानी कि खरपतवारनाशी के दवाओं का उपयोग करके। अगला प्रश्न है किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है, तो उत्तर लिखेंगे किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वह कौन सा जीवाणु जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो या दालों में या फसलों में की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो उसका नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, तेजी से वृद्धि हुई, इसी को हम क्या कहते हैं हरित क्रांति, खास करके गेहूँ और चावल में। इसमें भी सबसे ज़्यादा किसमें हुई, गेहूँ में है। तो खाद्य उत्पादनों में वृद्धि ही क्या कहलाती है, आपकी हरित क्रांति कहलाती है। और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है भारत में। और अगर विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, नॉर्मन बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दो पीड़कनाशी रसायनों के नाम लिखिए। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसमें लिख लीजिएगा 2 और 4D। ये क्या है, दो पीड़कनाशी रसायनों के नाम। अब अगला प्रश्न है कि हार्वेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर में लिखेंगे वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेशरिंग क्या होता है, काटी गई फसल या फसलों से बीज या दानों को भूसे से अलग करने की विधि ही क्या कहलाती है, थ्रेशरिंग। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइन मशीन कहते हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म की फसल उगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत के कुछ
खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। कीटनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानि का वर्णन कीजिए। कीटनाशी से उपयोग होने वाले लाभ और हानि निम्नलिखित हैं। कीटनाशी के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं होती है। पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियाँ क्या है कि इससे हानियाँ होती है कि कीटनाशी के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों से मिलकर के जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। कीटनाशियों के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये पॉइंट आपके कीटनाशी होने वाले हानि हैं। कुछ और प्रश्न यहाँ से बनते हैं जबकि आपके इसी से संबंधित होंगे, तो आगे हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये सब आप क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है। वो केवल लाइनर है और इस प्रकार से आपका जो सभी प्रश्न था यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं होने वाला है। तो यदि और ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।